हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बायो बारहवीं। आज का हमारा टॉपिक है एमसीक्यूज ऑन प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। हमने इससे पहले प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में कंप्लीट स्टडी कर दी है। अब इसमें मैं आपके लिए लाई हूँ 25 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। ठीक है, पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। ऑप्शंस हैं आपके ऑक्सिन, जिब्रेलिन, इंसुलिन या साइटोकाइनिन। इसमें से हमें बताना है कि कौन सा हमारा प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर नहीं है। तो ये ऑप्शन इज इंसुलिन। इंसुलिन क्या है? इंसुलिन है हमारा एक हार्मोन, है ना। इंसुलिन हमारा हार्मोन है। बाकी सारे हमारे क्या है? प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन। इसके बारे में मैंने आपको बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फिनोमिनन वेयर मैच्योर सेल्स रीगेन द कैपेसिटी टू डिवाइड। रीगेन कह रहे हैं कि डिवाइड करने की कैपेसिटी को रीगेन कर लेते हैं। ठीक है, तो क्या होता है? डिफरेंशिएशन, रीडिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन या प्लास्टिसिटी। तो क्या रहेगा आपका आंसर? डी डिफरेंशिएशन, है ना। डिफरेंशिएशन मतलब क्या था? डिफरेंशिएशन मतलब था कि जहाँ पे सेल मैच्योर हो जाते हैं और एक अपना डिवाइड होने की कैपेसिटी को खो देते हैं और एक मैच्योर सेल बन जाते हैं, है ना। और यहाँ पे कह रहे हैं कि जब मैच्योर सेल दोबारा से अपनी वो कैपेसिटी को रीगेन कर लेता है, वो कहता है डी डिफरेंशिएशन। डी ई मैंने आपको बताया था ना, डी ई वर्ड का मतलब क्या होता है? रिमूवल। जहाँ पे ये जो स्पेसिफिक स्ट्रक्चर फंक्शन जो अटेन कर लिया था सेल ने, वो हट जाता है और फिर से वो जो है डिवाइड करने की कैपेसिटी रीगेन कर लेता है, उसे कहते हैं डी डिफरेंशिएशन। ठीक है, ओके। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोल्टिंग इन रोजेट प्लांट इज इंड्यूस्ड बाय। योर ऑप्शंस आर साइटोकाइनिन्स, जिब्रेलिन्स, ऑक्सिन या इथाइलिन। ये चार के चार हमारे प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स हैं। और मैंने आपको जब फंक्शंस में करा रही थी, मैंने आपको बताया था कि बोल्टिंग के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? जिब्रेलिन्स। और बोल्टिंग क्या होती है? मैंने आपको बताया था कि जो स्टेम इलोंगेशन होते हैं ना रोजेट प्लांट, जैसे कैबेज वगैरह हो गई, जिनकी ऐसी फ्लावर वाली ऐसी हैबिट होती है। ठीक है, तो ये करता है ऐसे प्लांट्स में ये स्टेम को इलोंगेट करता है। इस प्रोसेस को कहते हैं बोल्टिंग। और ये कौन सा प्लांट ग्रोथ हार्मोन करता है? जिब्रेलिन। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा एपिकल डोमिनेंस इन प्लांट इज ड्यू टू। किसकी वजह से होता है? साइटोकाइनिन इन लेटरल बर्ड्स, ऑक्सिन इन शूट एपेक्स, जिब्रेलिन्स इन लीव्स या थाइलिन इन रूट्स। ठीक है, ये भी जब मैं आपको फंक्शन करा रही थी तब मैंने आपको बताया था एपिकल डोमिनेंस कैसे याद रखना है आपको। ए फॉर एपिकल एंड ए फॉर ऑक्सिन। तो किसकी वजह से होता है एपिकल डोमिनेंस? ऑक्सिन की वजह से। ठीक है, शूट एपेक्स होता है क्या एपिकल डोमिनेंस? कि जो ये ऑक्सिन होता है ना, ये जब ऊपर यहाँ पे स्टेम की यहाँ पे पाया जाता है और ये क्या होता है? स्टेम के इलोंगेशन में को प्रमोट करता है और लेटरल बर्ड्स को सप्रेस कर देता है। ठीक है, जो साइटोकाइनिन है ये इसका अपोजिट काम करता है, ये एपिकल डोमिनेंस को सप्रेस करने का काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर इज कॉमनली नोन एज द स्ट्रेस हार्मोन। स्ट्रेस हार्मोन कौन सा प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर कहलाता है? इन एनिमल बॉडी में किसे कहते हैं स्ट्रेस हार्मोन? हमारी जो है ह्यूमन बींग्स में एड्रिनल ग्लैंड जो सिक्रीट करती है उसे स्ट्रेस हार्मोन कहते हैं ना। तो प्लांट के केस में कौन है वो? जिब्रेलिन है, साइटोकाइनिन है, इथाइलिन है या एब्सिसिक एसिड है? क्या है? ऑप्शन डी एब्सिसिक एसिड। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द कैपेसिटी ऑफ प्लांट्स टू अडेप्ट देयर फॉर्म डिपेंडिंग ऑन द एनवायरनमेंट। प्लांट की कैपेसिटी एनवायरनमेंट के कंडीशंस पे डिपेंड होकर अपनी चीज को अडेप्ट करने का, उसको क्या कहते हैं? प्लास्टिसिटी कहते हैं, इलास्टिसिटी कहते हैं, डी डिफरेंशिएशन कहते हैं, मॉर्फोजेनेसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? द करेक्ट आंसर इज प्लास्टिसिटी। प्लास्टिक सर्जरी समझ लो इसे। प्लास्टिक सर्जरी से हम चेंज करते हैं ना अपने आप को, तो इसी तरह से प्लांट की कैपेसिटी है कि एनवायरमेंटल कंडीशन में अपने आप को चेंज कर देना, स्ट्रक्चर चेंज करना। माइग्रेट तो कर नहीं सकते वो एक जगह से दूसरी जगह, तो वो अपने लीफ के स्ट्रक्चर कुछ ऐसे ही चेंजेस करके सर्वाइव करने की कोशिश करते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इथाइलिन प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन। इथाइलिन था ना, इथाइलिन के बारे में मैंने आपको बताया था कि ओनली प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है जो क्या है? गैसियस फॉर्म में पाया जाता है ना। ओके, तो ये कह रहे हैं कि क्या इसका काम है, इंपॉर्टेंट रोल क्या है? तो देखिए, सेल इलोंगेशन है, लीफ सेनिसेंस एंड फ्रूट राइपनिंग है, सीड डोर्मेंसी है, एपिकल डोमिनेंस। क्या है? करेक्ट ऑप्शन इज लीफ सेनिसेंस एंड फ्रूट राइपनिंग। इथाइलिन गैसियस हार्मोन है और ये फ्रूट को पकाने के काम आता है ना। एक मैंने आपको बताया था इथेफॉन जो था, इथेफॉन नाम का केमिकल मिलता है मार्केट में, जो अगर हम लाते हैं उसको अपने घरों में कुछ भी कच्चे फल पकाने हो तो वो इथिलीन गैस रिलीज करता है। ठीक है, तो कौन सा जो इथिलीन है इसका इंपॉर्टेंट रोल क्या है? लीफ सेनिसेंस एंड फ्रूट राइपनिंग में। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा विच ग्रोथ कर्व इज टिपिकली शोन बाय प्लांट्स। मैंने आपको कर्व बताए थे ना, एक बताया था ऐसे लीनियर कर्व होता है, एक मैंने आपको जे शेप बताया था, एक ऐसे एस शेप सिग्मॉइड कहते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है इनमें से कौन सा कर्व है जो हमारा प्लांट शो करता है? लीनियर, लोगैरिथम या जिसे हम सिग्मॉइड या एस शेप कर्व कहते हैं, एक्सपोनेंशियल या कांस्टेंट। बता सकते हैं आप मुझे क्या होता है? लोगैरिथम, सिग्मॉइड कर्व, है ना। क्या थी कंडीशन? सिग्मॉइड कर्व में क्या था? हायर प्लांट शो करते। क्यों? क्योंकि एस शेप के वहां पे शो करता है जहां पे हमारी रिसोर्सेस
लिमिटेड होते हैं, और ऑब्वियसली नेचर में तो लिमिटेड रिसोर्सेस से पाए जाते हैं ना। जे शेप कहाँ पे आता था, जब ये बिल्कुल अनलिमिटेड ग्रोथ शो करता था, और ये तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन वाला था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वर्नलाइजेशन रिफर्स टू, क्या होता है, प्रमोशन ऑफ फ्लावरिंग बाय कोल्ड ट्रीटमेंट, प्रमोशन ऑफ फ्लावरिंग बाय लाइट, इंडक्शन ऑफ डोरमेंसी बाय लो टेम्परेचर, या फिर ब्रेकिंग ऑफ डोरमेंसी बाय हाई टेम्परेचर। क्या होता है भाई, ये होता है कि फ्लावरिंग को प्रोड्यूस करना, प्रमोट करना, कैसे, बाय कोल्ड ट्रीटमेंट। ओके, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। रीडिफरेंशिएशन मींस, रीडिफरेंशिएशन जब ये टर्म मैं आपको समझा रही थी, मैंने आपसे कहा था री आर ई री मतलब क्या होता है, अगेन, अगेन से डिफरेंशिएट हो गया, डिफरेंशिएट का मतलब भीड़ से अलग हो गया, मतलब मैच्योर हो गया है ना, तो ये वापस से मैच्योर हो गया। क्या है, फॉर्मेशन ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल्स फ्रॉम मेरिस्मेटिक सेल्स, फॉर्मेशन ऑफ मेरिस्मेटिक सेल्स from mature cells becoming specialized again after differentiation, या none of the above। क्या होगा, mature cell फिर से क्या हो गए हैं, यहाँ पे फिर से स्पेशलाइज्ड हो गए, तो ये होगा आंसर, ठीक है, कि मैच्योर सेल डी डिफरेंशिएशन के बाद वापस से स्पेशलाइज्ड हो गए हैं, दोबारा से मैच्योर हो गए हैं, उसे हम कहते हैं रीडिफरेंशिएशन की प्रोसेस, ठीक है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स इज यूज्ड इन टिश्यू कल्चर टू प्रमोट सेल डिवीजन। टिश्यू कल्चर में कौन सा हार्मोन यूज होता है सेल डिवीजन के लिए, मैंने आपको बताया था, याद कैसे करेंगे, सी से सेल डिवीजन एंड सी से साइटोकाइनिन, तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा हमारा, साइटोकाइनिन। वहां पे हमने देखा था ना कि जब टिश्यू कल्चर कर रहे थे तो साइंटिस्ट ने ये देखा कि ऑक्सीजन के साथ हमारा एक और कुछ केमिकल प्रेजेंट है, एक और अननोन केमिकल प्रेजेंट है, और जिसकी प्रेजेंस में ही हमारा क्या हो रहा है, सेल डिवाइड कर रहा है, और बाद में देखा कि वो केमिकल क्या है, जब उसकी डिस्कवरी हुई तो पता चला कि वो साइटोकाइनिन है, ठीक है। तो सेल डिवीजन को कौन प्रमोट करता है टिश्यू कल्चर में, साइटोकाइनिन। नेक्स्ट है हमारा, द लैग फेज इन द सिग्मोइड कर्व रिप्रेजेंट्स। देखो सिग्मोइड कर्व जो हमने कहा था, जब लिमिटेड रिसोर्सेस होते हैं प्लांट के पास, तो प्लांट इस तरह से ऐसे सिग्मोइड कर्व दिखाता है ना, कि पहले स्टार्टिंग में ये है लैग फेज, ये क्या है, स्टार्टिंग में आता है लैग फेज, फिर आता है लॉग फेज, या जिसे हम एक्सपोनेंशियल फेज भी कहते हैं, और फिर आता है हमारा स्टेशनरी फेज, ठीक है। तो अब ये कह रहे हैं कि लैग फेज, ये वाला फेज है, क्या रिप्रेजेंट करता है, रैपिड सेल डिवीजन, स्लो ग्रोथ और प्रिपरेटरी फेज, डिक्लाइन इन ग्रोथ, नन ऑफ दीज। क्या दिखाता है, लैग, लैग का मतलब अगर आप समझो ना, पीछे रह जाना होता है ना, तो पीछे कैसे रहेगा कोई इंसान, जब उसमें स्लो ग्रोथ होगी, स्टार्टिंग में प्रिपरेटरी फेज है इसलिए इसे थोड़ा सा धीरे धीरे ग्रोथ होती है, ठीक है, लेकिन जब यहाँ पे एकदम से रिसोर्स मिलते हैं तो फिर एकदम एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती है, और फिर जब लिमिटेड रिसोर्स है तो जब उनकी लिमिट खत्म हो जाती है, कम होते हैं, फिर वो ऐसे स्टेशनरी ग्रोथ शो करता है, ठीक। तो लैग फेज का मतलब स्लो ग्रोथ या प्रिपरेटरी फेज। नेक्स्ट है हमारा, सैक्रिफिकेशन इज रिलेटेड टू, सैक्रिफिकेशन क्या है, सॉरी सैक्रिफिकेशन, स्कैरिफिकेशन क्या है, ठीक है, स्कैरिफिकेशन इज रिलेटेड टू ब्रेकिंग सीड कोट टू ओवरकम डोरमेंसी, exposure to low temperature to break dormancy, removal of ABA from seeds, या use of growth regulator to break dormancy। तो ये dormancy को break करने की प्रोसेस है, बट कैसे, सीड कोट को ब्रेक करके, ठीक। Okay, come to the next question. Next question is, who discovered the first plant hormone auxin? Darwin, Wendt, कुरुसावा या स्कूक। बताओ, जब हम ऑक्सिन के बारे में, मैंने आपको डिस्कवरी के बारे में बताया था, तब मैंने कहा था ना कि इसकी सेरेंडिपिटी से डिस्कवरी हुई थी, मतलब कि बाय चांस डिस्कवरी हुई थी। कैसे, जो चार्ल्स डार्विन थे, ये क्या कर रहे थे, फोटोट्रॉपिज्म पे स्टडी कर रहे थे, फोटोट्रॉपिज्म पे स्टडी कर रहे थे, कोलियोप्टाइल का इन्होंने वो देखा था ना कि कैनरी ग्लास का कोलियोप्टाइल टुवर्ड्स लाइट बेंड हो रहा है, तब इन्होंने बताया कि कुछ है यहाँ पे ऐसा सब्सटेंस, एक मोबाइल केमिकल सब्सटेंस है जिसकी वजह से ये देखने को मिल रहा है, राइट। लेकिन इन्होंने ऑक्सिन को नहीं बताया था कि वो मोबाइल सब्सटेंस ऑक्सिन है, इन्होंने डिस्कवर करके इतना बताया था कि देयर इज सम मोबाइल एलिमेंट प्रेजेंट। बाद में किसने, एफ.डब्ल्यू. वेंट ने उस मोबाइल सब्सटेंस को आइसोलेट किया प्लांट से, और उसको फिर नाम दिया ऑक्सिन। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आए एग्जाम में कि ऑक्सिन की डिस्कवरी किसने करी, और वहां पे दोनों ऑप्शन दिए जाए कि चार्ल्स डार्विन भी और एफ.डब्ल्यू. वेंट भी, तो हमें किसको टिक करना है, हमें एफ.डब्ल्यू. वेंट को टिक करना है। अगर ये ऑप्शन नहीं गिवन है तब हम डार्विन पे जा सकते हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि डार्विन ने डिस्कवर किया था, बट डार्विन ने ये नहीं बोला था कि वो ऑक्सिन है, डार्विन ने कहा था कुछ केमिकल सब्सटेंस है, ऑक्सिन का नाम उसे वेंट ने दिया था आइसोलेट करके, ठीक है। आई होप ये कंफ्यूजन आपका क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच प्लांट हार्मोन इज कॉमनली यूज्ड फॉर इंड्यूसिंग पार्थिनोकार्पिन टोमेटोज। पार्थिनोकार्पिन का मतलब मैंने आपको बताया था ना, क्या होता है, सीडलेस फ्रूट प्रोड्यूस करना, है ना। तो किसका काम है ये, कौन सा हार्मोन है, साइटोकाइनिन, इथाइलिन, ऑक्सिन या एब्सिसिक एसिड। क्या है, करेक्ट आंसर इज ऑक्सिन, ठीक। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट हमारा, ABA सीड इन डोरमेंसी इज एडवांटेजियस बिकॉज। ABA एब्सिसिक एसिड है ना, ये जो था सीड डोरमेंसी को इंड्यूस करता है, तो कह रहा है कि ये एडवांटेजेस है, फायदेमंद है। डोरमेंसी मतलब सीड को ग्रो, जर्मिनेट नहीं होने दे रहा है, उसको डोरमेंट पीरियड में भेज दे रहा है। तो क्यों है भाई ये फायदेमंद हमारे लिए, इट प्रमोट सीड जर्मिनेशन इमीडिएटली। और नहीं, डोरमेंसी है तो सीड जर्मिनेशन कैसे हो जाएगा, ये तो
कैंसिल है। इट प्रिवेंट जर्मिनेशन ड्यूरिंग अनसूटेबल कंडीशंस, देखते हैं। इट इंक्रीजेस फ्रूट राइपनिंग, नहीं भाई सीडी जर्मिनेट नहीं है, फ्रूट राइपनिंग नहीं। नेक्स्ट क्या, इट प्रमोट्स फ्लावरिंग, नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या है हमारा, ये कि जर्मिनेशन से रोकता है। क्यों रोकता है डोरमेंसी से, क्योंकि अनफेवरेबल कंडीशन, जब प्लांट के लिए अनफेवरेबल कंडीशंस होती है ना, तब ये एबीए क्या करता है, प्लांट को मरने से बचा देता है, उसको डोरमेंट पीरियड में भेज देता है कि अभी तुम सो जाओ कुछ टाइम के लिए, अभी ये सही समय नहीं है तुम्हारे ग्रो होने का, जब होगा मैं बता दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच हार्मोन प्रमोट सेनिसेंस एंड एब्सिसन, बता सकते हैं आप ओल्ड एज सेनिसेंस और एब्सिसन कौन सा हार्मोन करता है, ठीक है। साइटोकाइनिन, जिब्रेलिन, ऑक्सिन या इथाइलिन, क्या होगा करेक्ट आंसर, इथाइलिन, एनई होगा। हाँ, सेनिसेंस मतलब एजिंग, एब्सिसन मतलब लीफ फॉल, प्रीमेच्योर, क्या होगा हमारा, इथाइलिन होगा। क्यों, क्योंकि ये तीनों क्या है, ये तीनों के तीनों तो ग्रोथ प्रमोटर है ना, ये तीनों के तीनों ग्रोथ प्रमोटर्स हैं, तो ये तो कुछ ऐसे फैक्टर्स करेंगे जो ग्रोथ को प्रमोट करेगा हमारा, ठीक है। ये बचा हमारा इथाइलिन, इथाइलिन प्रमोटर और इनहिबिटर दोनों है, लेकिन मेजरली इसको प्रमोटर की सॉरी क्या कहते हैं, इनहिबिटर की कैटेगरी में रखा जाता है, ठीक है। तो सेनिसेंस और एब्सिसन कौन करता है, सेनिसेंस और एब्सिसन करता है हमारा इथाइलिन, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच प्लांट हार्मोन इज यूज्ड टू राइपन बनानास कमर्शियली, कच्चे हुए केले लाए पेड़ से तोड़े, अब उसको कौन पकाएगा, कौन सा हार्मोन, एबीए, साइटोकाइनिन, इथाइलिन या जिब्रेलिन, करेक्ट आंसर इज इथाइलिन, क्योंकि ओनली गैसियस हार्मोन है ना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ टिश्यू कल्चर एक्सपेरिमेंट if the ratio of auxin cytokinin is high the callus is most likely to form, जब मैं आपको पढ़ा रही थी तब मैंने आपको बताया था ना कि ऑक्सिन और साइटोकाइनिन में अगर ऑक्सिन का कंसंट्रेशन ज्यादा है तो क्या बनेगा, रूट, कैलस से रूट बनेगा, अगर साइटोकाइनिन का ज्यादा है तो कैलस से शूट बनेगा। तो कह रहा है कि ऑक्सिन और साइटोकाइनिन का रेशियो हाई है, तो क्या ज्यादा होगा, ऑक्सिन ज्यादा होगा साइटोकाइनिन, A/C, ए को मैं 1 मान लू, इसको मैं 3 मान लू, आंसर क्या आएगा, पॉइंट में आएगा, ठीक है। A/C, ए को अगर 3 और इसको 1 माने तो आंसर क्या आएगा, सॉरी हाँ, आंसर क्या आएगा, 3 आएगा, है ना। अब बताओ, ये 0.33 या 9, 0.3 मान लो इसको, ठीक है। अब बताओ क्या होगा हमारा, हाई कब होगा, किस केस में होगा, जब ऑक्सिन का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा या साइटोकाइनिन का ज्यादा होगा, ये वाली कंडीशन फॉलो कर रही ना हमारी, जब हमारा ऑक्सिन का कंसंट्रेशन साइटोकाइनिन के कंसंट्रेशन से ज्यादा होगा तभी हमारा रेशियो भी हाई होगा, राइट। तो बोल रहा है जब इन दोनों का रेशियो ज्यादा है तो कैलस क्या फॉर्म है, रेशियो ज्यादा है, मतलब इनडायरेक्टली हमसे कह रहा है कि ऑक्सिन का कंसंट्रेशन वहां पे ज्यादा है, ठीक है। और जब ऑक्सिन का कंसंट्रेशन ज्यादा है तो क्या बनेगा, तब हमारा बनेगा रूट, तो आंसर इज ऑप्शन ए, रूट्स, ठीक है। ओके, now come to the next question, a rosette plant kept under long day conditions failed to flower, ठीक है। which treatment would most likely to induce flowering, कह रहा है कि एक प्लांट है जिसे हमने लॉन्ग डे कंडीशन में रखा फिर भी फ्लावर नहीं कर पाया, तो क्या कंडीशन है जो उसको फ्लावरिंग इंड्यूस कर सकती है, साइटोकाइनिन का एप्लीकेशन, वर्नलाइजेशन फॉलोड बाय जिब्रेलिन्स, एक्सपोजर टू फार लाइट एट नाइट या हाई कंसंट्रेशन ऑफ एबीए। एबीए तो हो ही नहीं सकता है, एब्सिसिक एसिड तो और भी उसको डिले कर देता है, साइटोकाइनिन भी नहीं होगा, क्या होगा, ये होगा वर्नलाइजेशन। वर्नलाइजेशन पढ़ा है ना हमने कि फ्लावरिंग को इंड्यूस करता है बाय कोल्ड ट्रीटमेंट, राइट, और उसके बाद जिब्रेलिन्स डाल दो तो ये क्या होगा, फ्लावरिंग इंड्यूस हो जाएगी, क्योंकि रोजेट प्लांट में जिब्रेलिन हमने पढ़ा है ना, वो बोल्टिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। ओके, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, द क्लाइमेट्रिक राइज इन रेस्पिरेशन इज एसोसिएटेड विद प्रोसेस, किस प्रोसेस में रेस्पिरेशन की प्रोसेस बढ़ जाती है, सीड डॉर्मेंसी, फ्लावरिंग, फ्रूट राइपनिंग या सेनिसेंस, तो करेक्ट आंसर इज फ्रूट राइपनिंग। जब हमारा फ्रूट पकता है ना, पकना होता है, जो थाइलिन है वो उसमें रेस्पिरेशन की प्रोसेस को इंक्रीज कर देता है, इसी वजह से फ्रूट राइपनिंग की प्रोसेस जल्दी होने लगती है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है कि ये जो क्लाइमेट्रिक राइज है रेस्पिरेशन में किस प्रोसेस से रिलेटेड है, वो है फ्रूट राइपनिंग से। और अगर आपसे हार्मोन पूछा जाए कि कौन सा हार्मोन प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो वो इथाइलिन, ठीक। Okay. Next question. In photoperiodism, the critical factor that determines flowering is. Photoperiodism में कौन सा ऐसा फैक्टर है, इंपॉर्टेंट क्रिटिकल फैक्टर है जो फ्लावरिंग को डिटरमाइन करेगा, ड्यूरेशन ऑफ लाइट, ड्यूरेशन ऑफ डार्क अनइंटरप्टेड नाइट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, रेशियो ऑफ रेड टू फार रेड। देखिए ये 4 के 4 हमारे इंपॉर्टेंट है, 4 के 4 हमें सही लग रहे हैं, ठीक है, क्योंकि 4 के 4 हमने फोटोपीरियोडिज्म जब पढ़ाया था मैंने आपको बताया था। बट ये बोल रहे क्रिटिकल फैक्टर,
में बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर कि अगर वो नहीं होगा या वो हो जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो यहाँ देखो ड्यूरेशन ऑफ डार्क, ये हमने पढ़ा था ना कि लाइट से ज्यादा, लाइट के कंपैरिजन में डार्क का ड्यूरेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कि अगर आपने पूरी रात आपने 14-15 घंटे अगर आपने अंधेरा प्रोवाइड किया, डार्क प्रोवाइड किया लाइट प्लांट को, लेकिन अगर एक फ्लैश ऑफ लाइट भी, सेकंड मिली सेकंड ऑफ लाइट भी अगर आपने प्लांट को दे दी तो फ्लावरिंग नहीं हो पाएगी, है ना। तो क्या होगा आंसर कि फोटो पीरियोडिज्म में क्रिटिकल फैक्टर ये होता है ड्यूरेशन ऑफ डार्क, वहां पे लाइट बिल्कुल इंटरप्ट नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, which growth regulator is commercially used to increase sugar recovery in sugar cane by promoting lateral growth? कौन सा हार्मोन है या कौन सा ग्रोथ रेगुलेटर है जो शुगर केन में शुगर की रिकवरी के लिए यूज होता है? जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, इथाइलिन या ऑक्सिन, ठीक है। अब यहाँ पे ना थोड़ा सा कंफ्यूजिंग टर्म है, आप देखोगे कि अरे प्रमोटिंग लेटरल ग्रोथ है तो बच्चे हो सकता है साइटोकाइनिन को कर दे, क्यों? क्योंकि साइटोकाइनिन जो लेटरल ग्रोथ को प्रमोट करता है ना, एपिकल डोमिनेंस को सप्रेस करता है। बट यहाँ पे करेक्ट आंसर है इथाइलिन। आप कहोगे क्यों भाई? देखो साइटोकाइनिन जो है ना ये सेल डिवीजन प्रमोट करता है, लेकिन जो शुगर की जो यील्ड है उसको नहीं कर पाएगा। ये करेगा, सेल डिवाइड करेगा, लेटरल ग्रोथ भी करेगा, बट जो शुगर का जो कंटेंट है उस पे ये प्रमोट नहीं कर पाता। इसके लिए इथाइलिन ज्यादा बेटर ऑप्शन है। इथाइलिन जो है वो डायरेक्टली प्रमोट सुक्रोज एक्यूमुलेशन, लेटरल ग्रोथ के साथ साथ जो है सुक्रोज के एक्यूमुलेशन को भी इंक्रीज करता है, जिसकी वजह से इथाइलिन को शुगर केन इंडस्ट्री में यूज किया जाता है। ये है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, कि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि शुगर केन इंडस्ट्रीज में शुगर केन की लेटरल ग्रोथ को प्रमोट करने के लिए कौन सा प्रमोट ग्रोथ रेगुलेटर्स यूज होता है। तो आप बिल्कुल ध्यान देना, आंसर है हमारा इथाइलिन। वहां पे साइटोकाइनिन मार्क नहीं करना है, क्योंकि साइटोकाइनिन लेटरल ग्रोथ तो प्रमोट करता है, लेकिन जो कंटेंट है जो शुगर केन के अंदर उसको प्रमोट नहीं कर पाता है, ठीक है। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 24. Which pair shows opposite effects on stomatal movement? मैंने आपको बताया था ऐसे एंटागोनिस्ट वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना। तो ऑक्सिन एबीए साइटोकाइनिन, जिब्रेलिन इथाइलिन या साइटोकाइनिन या इथाइलिन? करेक्ट आंसर इज एब्सिसिक एसिड एंड साइटोकाइनिन। एब्सिसिक एसिड क्या करता है? स्ट्रेस हार्मोन है। एब्सिसिक एसिड स्ट्रेस कंडीशन में स्टोमेटा को क्लोज कर देता है, जबकि साइटोकाइनिन क्या करता है? ओपन करता है, ठीक है। तो स्टोमेटल मूवमेंट के अपोजिट इफेक्ट कौन शो करते हैं? एब्सिसिक एसिड एंड साइटोकाइनिन। इसी तरह से वो एपिकल डोमिनेंस वाला क्वेश्चन भी पूछा जाता है, ठीक है। कौन करता है एपिकल डोमिनेंस? ऑक्सिन प्रमोट करता है, साइटोकाइनिन उसे इनहिबिट करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लास्टिसिटी इन कॉटन एंड कोरिएंडर लीव्स इज ड्यू टू? कॉटन और कोरिएंडर लीव्स में जो प्लास्टिसिटी होती है किस लिए होती है? डिफरेंट एनवायरमेंटल कंडीशन या डिफरेंट डेवलपमेंट स्टेजेस ऑफ द प्लांट, दोनों ए और बी, या रैंडम म्यूटेशन इन जीन? क्या होगा? इसका आंसर होगा डिफरेंट डेवलपमेंटल स्टेजेस ऑफ द प्लांट। अब आप कहोगे मैम आपने तो जो प्लास्टिसिटी पढ़ाया था तब आपने कहा था कि एनवायरमेंटल कंडीशंस के अकॉर्डिंग चेंज करता है प्लांट, तो अब यहाँ पे डेवलपमेंटल स्टेजेस क्यों है ना? तो अब देखो क्यों है, मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। देखो प्लास्टिसिटी क्या होता है देखते हैं। मैंने आपको बताया था द एबिलिटी ऑफ प्लांट्स टू चेंज देयर फॉर्म इन रिस्पॉन्स टू डिफरेंट फेजेस ऑफ लाइफ साइकिल या एनवायरमेंटल फैक्टर्स, ठीक है। प्लास्टिसिटी होता है कि जब एनवायरमेंटल कंडीशंस फेवरेबल नहीं है तब वो अपनी मॉर्फोलॉजी चेंज कर देते हैं, या एक और फैक्टर होता है कि लाइफ साइकिल के डिफरेंट फेजेस में भी वो क्या करते हैं? अपनी मॉर्फोलॉजी चेंज कर देते हैं सर्वाइव करने के लिए, ठीक है। तो इसके बेसिस पे हमारी दो तरह की प्लास्टिसिटी होती है, एक है हेट्रोब्लास्टिक डेवलपमेंट, ठीक है, और एक है हमारा मॉर्फोजेनेटिक रिस्पॉन्स टू एनवायरनमेंट, ठीक है। हेट्रोब्लास्टिक डेवलपमेंट क्या होता है? जब प्लांट में जो है डेवलपमेंटल स्टेजेस की वजह से चेंजेस आते हैं। प्लास्टिसिटी तो हो रही है, बट प्लास्टिसिटी किसकी वजह से हो रही है? प्लांट के डेवलपमेंटल स्टेजेस की वजह से, ठीक है। एग्जांपल कॉटन, कोरिएंडर, लार्कस्पर, ये जो होते हैं डिफरेंट लीफ शेप्स आते हैं इनके जुवेनाइल और मैच्योर फेज में। कॉटन में जुवेनाइल फेज में लीव्स कैसी होती है? सिंपल होती है, और मैच्योर में लोब्ड होती है। कोरिएंडर में यंग में सिंपल होती है, मैच्योर में डाइसेक्टेड होती है, ठीक है, ओके। और मॉर्फोजेनेटिक क्या होता है? जब एनवायरमेंट कंडीशंस की वजह से जब प्लांट की मॉर्फोलॉजी में चेंजेस आता है, जैसे बटरकप लीफ शेप, ठीक है, इन एयर वर्सेस सबमर्ज्ड कंडीशंस। तो बटरकप की जो लीफ होती है वो हवा में अलग शेप की होती है, सबमर्ज्ड कंडीशन में अलग होती है। तो ये है एनवायरमेंट की वजह से, और हेट्रोब्लास्टिक वाला जो है डेवलपमेंट की वजह से, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन हमसे पूछा गया था इसमें क्या था? कॉटन और कोरिएंडर, इन दोनों के बारे में पूछा ना, और दोनों में चेंजेस किस वजह से आ रहे हैं? डेवलपमेंटल स्टेजेस की वजह से। क्लासिकल एग्जांपल है हेट्रोब्लास्टिक डेवलपमेंट के, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? डिफरेंट डेवलपमेंटल स्टेजेस ऑफ द प्लांट। तो प्लास्टिसिटी कॉटन कोरिएंडर में कैसे? हेट्रोब्लास्टिक प्लास्टिसिटी डेवलपमेंटल स्टेज बेस। अगर आपसे बटरकप में पूछा जाए तो बटरकप में कैसी होगी? रिस्पॉन्स, मॉर्फोजेनेटिक रिस्पॉन्स टू एनवायरनमेंट, ठीक है। तो ये थे हमारे 25 क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस टॉपिक प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, और ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, ओके, थैंक यू।